हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इज वेल। और मैं दिव्यांशु कुमार आ गया हूं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो हमारा चैप्टर चल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास के साथ। और ये पूरा उम्मीद है मुझे कि ये जो लेक्चर है ये आखिरी लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड पे हमारे टॉपिक का नाम आ चुका है ग्रेविटेशन। तो ये हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही पढ़ना है, ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जब चैप्टर शुरू किया था मैंने, तो आप लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में बिट आइडिया दे दिया था, थोड़ा सा आइडिया दे चुका था। तो उसी से हम लोग शुरू करेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स का कोई भी दो बॉडी को अगर हम लोग एक साथ रखते, किसी भी बॉडी को अगर हम लोग एक साथ रखेंगे तो उस दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेवनली बॉडीज या फिर सिर्फ अर्थ ये फोर्स लगाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उस दो ऑब्जेक्ट को आप अगल बगल में रखते हो तो उन दोनों पे ही फोर्स लगता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम लोग F लिख रहे हैं अभी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो अगर हम लोग के पास दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2 मास का, ठीक है, तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इन दोनों के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि जितना ज्यादा इन लोगों का मास होगा, इन दोनों का मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हम लोग का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर से। ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम लोग जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो इस पे वो डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग आर बढ़ा रहे घटा रहे हैं तो उस वैल्यू पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब इसका क्या है कि अगर हम लोग आर को दुगना करेंगे तो हम लोग का जो फोर्स है वो 4 गुना घटेगा। इसको हम लोग चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी दो बॉडीज के बीच में, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस आर है, इन दोनों के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात थी वो समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों चीज से ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इससे अब हम लोग आगे क्या बढ़ सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं उसे देखते हैं। इन दोनों को अगर हम लोग साथ में लिखेंगे तो वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है। Force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये हम लोग ने एक साथ लिख लिया। अब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाते हैं, उसके जगह पे इक्वल टू का साइन लाते हैं, तो वहां पे हम लोग का एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर हम लोग का आ गया है, जो ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये आ गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारा जो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लाते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। तो यहां से हम लोग को ये पता चल गया कि हमारा जो कितना फोर्स लगता है, दो अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमें दो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो इसके मैं वो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट हमारे पास आया है उसके बारे में और कुछ बता देता हूं आपको, जिससे आपका कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा। तो एक्चुअल में जो हम लोग का ये जो जी आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास आता है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है।
यूनिट मैं आपको भी बताऊंगा, यूनिट हम डिराइव करेंगे, उसके बाद वहां पे जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेंगे किस तरह से डिराइव करते यूनिट को, यूनिट उसका क्या होगा, उसके बाद हम लोग जरूर से जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड पता चल गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो एक्चुअली ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट आया है वो बहुत ज्यादा छोटा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा छोटा है। यहाँ पर 10⁻11 लिखा हुआ है, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है ना, इसके कारण से हम लोग जो भी फोर्स निकालेंगे उसका अगर मासेस का अगर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला में कि G m1m2/r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर दोनों का मास बहुत ज्यादा छोटा होगा, हम अगर रियल लाइफ में अपने देखते हैं तो दो ऑब्जेक्ट रहता है, बेसिकली वो दो ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट का मास एक kg होगा, एक 2 kg होगा। ठीक है, उसके कारण से जो फोर्स हमारे पास आएगा वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही हमारा बहुत ज्यादा छोटा है। वहीं पे अगर हम लोग दो बड़े बड़े हेवनली बॉडीज को देखेंगे, दो बड़े बड़े मासेस को देखेंगे, हेवनली बॉडीज जो रहते हैं उनका मास बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण से जो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो एग्जिस्टेंस में आता है। इसीलिए हम लोग जब भी बात करेंगे फोर्सेस के बारे में तो वो हम लोग हेवनली बॉडीज के रिस्पेक्ट में ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो रियल लाइफ में जो हमारे सामने में ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनका मासेस बहुत कम होता है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा रहता है वो बहुत ज्यादा ही नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, नेग्लिजिबल ही स्मॉल रहता है। तो यहाँ पर जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू आया है वो जहां भी आप जाइएगा यूनिवर्स के किसी भी कोने पे चले जाइए, ये जो आपका वैल्यू आया है वो हर जगह पर सेम होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर इसका वैल्यू ज्यादा होगा, कहीं पर इसका वैल्यू कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पे भी आप चलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपका है वो एक ही रहेगा, जिसका वैल्यू मैंने आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा दिया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका यूनिट क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r² होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, जिसको हम लोग n से लिखते हैं। जो r होता है r² का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। r का यूनिट क्या, डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, तो डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर हम पहले ही लिख लिए। मासेस क्या m1 m2, तो दोनों का मास तो हम लोग केजी में ही मेजर करेंगे ना, ये मास हो चाहे ये मास हो, दोनों का मास तो हम लोग केजी से ही मेजर करने जा रहे हैं। तो ये जो आ जाएगा हमारा जी का, जो हम लोग जी को जी ही लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को जी का यूनिट नहीं मालूम है, तो हम लोग जी को जी ही लिखते हैं। और केजी जो मास 1 है उसका यूनिट क्या हो जाएगा केजी, मास 2 का यूनिट केजी। ठीक है, केजी इंटू केजी। तो अब हम लोग जी का अगर यूनिट निकालेंगे तो ये मीटर स्क्वायर को हम लोग इस साइड ले जाएंगे और केजी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास तो जी का जो यूनिट आता है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है यूनिट, हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या है ये हम लोग को पता चल गया है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं डायरेक्शन के बिना तो हम लोग उसको डिफाइन नहीं ना कर सकते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन का जरूरत है। तो आखिरकार इस ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, कुछ तो डायरेक्शन होता होगा ना, किधर फोर्स लगता है। तो इसके लिए हम लोग पहले दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं m1 m2। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जान लेते हैं पहले। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r²। ठीक है, r है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। मास ले लेते हैं m1 और दूसरा का मास m2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इस लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, ये दो जो मासेस है, दो हेवनली बॉडीज या फिर कोई भी दो बॉडीज है, उनको एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन से दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रेट लाइन में के अलोंग फोर्स लगेगा, मतलब इसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में नहीं बोल सकते, माने यही स्ट्रेट लाइन रहेगा जिसके अलोंग फोर्स लगेगा। ठीक है ना, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा,
अगर हम लोग दोनों अगर अलग अलग बॉडी को देखते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये मास क्या करता है, एक बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, दूसरे मास के तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन इस तरफ होगा जिधर आपका दूसरा मास रखा हुआ है। अगर दो चीज आपको खींच रहा है, ये हाथ मेरा इस हाथ को खींच रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरह से कुछ इसको टानेगा ना, इस तरह से फोर्स लगाएगा ना, तो इसी कारण हम लोग का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अपना जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके तरफ होगा। और इसी तरह अगर हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जो हमारे ये ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ये फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर लगेगा, ये इसको अपने तरफ खींच रहा होगा, अपने तरफ टान रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या नहीं कह सकते, ये दोनों जो फोर्सेस रहेंगे, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतना फोर्स ये भी इस पे लगा रहा होगा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सेम होगा। हाँ सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। हाँ ये बिल्कुल एक्शन रिएक्शन फोर्स ही है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एक्शन और रिएक्शन फोर्स है एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा, इस पे एक्शन फोर्स जो M1 फोर्स को अगर हम लोग एक्शन मान रहे हैं तो रिएक्शन फोर्स M2 पे लग रहा है, और M2 पे अगर हम लोग एक्शन फोर्स लेते हैं तो M1 से रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको जो बताया वो क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है पहले ऑब्जेक्ट पे, दोनों को अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा कि दोनों को अगर हम लोग एक अपोजिट है, मतलब दोनों का जो साइन है, एक को अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन अगर हम लोग दोनों के मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एज की ये फोर्स है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका जो ये मास, वो इसका जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ मास जो भी लिखेंगे M1 M2, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस बढ़ेगा या घटेगा तो वो फोर्स भी बढ़ेगा या घटेगा, और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसका हम लोग क्या मतलब कर सकते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं, एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि एक फोर्स है, ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं कि Gm1 M2/r² है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम लोग R2 को देखें, R2 को अगर हम लोग R है, हम लोग दोनों के डिस्टेंस को अगर आधा कर देते हैं, पहले डिस्टेंस दोनों के बीच में 2 था मान लीजिए, अब उसको कम करके 1 कर देते हैं, तो इसको आधा कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग उसके स्क्वायर को आधा नहीं कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं, मतलब r इज इक्वल टू 1/2 कर दे रहे हैं। अगर इसका डिस्टेंस r था, मान लेते इसका डिस्टेंस r था, तो r जो r डैश होगा, r डैश मतलब हम लोग का जो नया r होगा वो r/2 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। r डैश जो है, ये जो हमारा r डैश है, जो नया r है, हम लोग उस डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं, ये इसका स्क्वायर को हम लोग नहीं आधा कर रहे हैं बल्कि r को आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर चलते, ऊपर को मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे इसको अब हम लोग ऊपर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग r डैश जो है, जो हमारा नया r है, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू M1 M2 इंटू G डिवाइड बाई r डैश स्क्वायर आएगा ना, ये हमारा नया डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो उसको r डैश स्क्वायर लिखे। ठीक है, अब r डैश स्क्वायर को अगर हम लोग 4/2 से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब 4/2 को r डैश के जगह पे रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा M1 M2 G, ठीक है, डिवाइडेड बाई r
बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे आर डैश की जगह पे अगर हम लोग आर बाई 2 पुट करते हैं तो आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब इस आर स्क्वायर बाई 4 को, ये जो 4 इस पे डिवाइड पे, इसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो हम लोग का फोर्स आएगा वो हो जाएगा 4Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये Gm1m2 बाई आर स्क्वायर हम लोग का फोर्स जो पहले हम लोग निकाले थे, क्या वो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर था। ये तो हम लोग फोर्स डैश बात कर रहे हैं ना, ये तो नया फोर्स है। ये जो हम लोग दूसरी बार जब डिस्टेंस कम कर दिए तब का फोर्स ये है ना। लेकिन हम लोग का जो इनिशियली फोर्स था, जब हम लोग का डिस्टेंस r था, वो तो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर ही था। ठीक है, तो F डैश जो हम लोग का आया वो 4 टाइम्स F हुआ। तो हम लोग क्या किए, डिस्टेंस को आधा किए, लेकिन फोर्स 4 गुना बढ़ गया ना। यही चीज तो होता है इनवर्स जो प्रोपोर्शनलिटी रूल क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज को आधे से कम करते हैं तो वो 4 गुना हो जाएगा, अगर हम लोग किसी चीज को दुगना करते हैं तो वो 4 गुना से कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग डिस्टेंस अभी तो आधा किए थे, लेकिन इसको हम लोग दुगना करते, इसको अगर r को 2r कर देते, उसको डबल कर देते, तो हम लोग फोर्स है वो F/4 आया हुआ रहता। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा घर पे, अगर नहीं बनेगा तो फिर से इस एग्जांपल को देखिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि उसके बाद आप बना लीजिएगा। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये हमेशा, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है। कभी भी आपने देखेगा कि ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में एज अ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को पीछे की तरफ ढकेल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये हमेशा दूसरे बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब यही था लास्ट पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। गाइस, तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जानना चाहते हैं तो पहले हम लोग देखेंगे अर्थ को। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, उसी को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है ग्रेविटी, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, जो हम लोग बाहर फेंकते हैं या फिर बोलते हैं ना ग्रेविटी लग रहा है, तो वो सिर्फ अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स। ऐसा नहीं है कि जो भी दूसरा फोर्स लगाया जा रहा है वो ग्रेविटी के द्वारा नहीं लगाया जा रहा। वो ग्रेविटी के द्वारा मतलब क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, लेकिन अर्थ का जो एक प्रॉपर्टी होता है वो लगा रहा है। अर्थ का जो फोर्स मतलब प्रॉपर्टी होता है ग्रेविटी, जिसके कारण से वो फोर्स लगता है, बोलते हैं इससे। ठीक है, तो वो सब साइड छोड़ते हैं, हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में जो होता है उसी को हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ का जो फोर्स लगाने का प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को, ये अर्थ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा हो, हम लोग एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सपोज ये कुछ h हाइट तक हम लोग फेंके, ये जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, ये डिस्टेंस r है, इसको हम लोग h हाइट तक फेंके। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो r हम लोग का है वो बहुत ज्यादा बड़ा है h के मुकाबले। हम लोग इसको कितना दूर फेंक सकेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और ये अर्थ का रेडियस अकेला होता है 6400 किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, तो ये अकेला का जो रेडियस होता है इसका 6400 तो किलोमीटर होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली में हम लोग जो फेंकते हैं वो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। ये कितना भी ऊंचा हम लोग फेंक ले, इसको हम लोग जो डिस्टेंस बिटवीन रहता है उस पे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे काउंट नहीं करते। जो डिस्टेंस काउंट होता है वो एक्चुअल में रेडियस होता है। रेडियस ही होता है एक्चुअल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंके, और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है। जो फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से लगता है, ना कि सरफेस ऑफ द अर्थ से लगता है।
ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, ये जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये अर्थ के सेंटर से लग रहा है। अर्थ के सेंटर से जो ऑब्जेक्ट तक की दूरी है वो हम लोग अप्रोक्स आर लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस रहता है, हाइट जो हम लोग ऊपर फेंकते हैं वो अर्थ के रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा ही स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसके कारण से अब हम लोग जो फोर्स लग रहा है अर्थ की ग्रेविटी के कारण से इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो अर्थ हम लोग 1 kg, हम लोग जो 1 kg फोर्स, अगर हम लोग 1 kg का ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, 1 kg का ऑब्जेक्ट लिए, उसको अर्थ से दूर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो अर्थ के ऊपर फेंके, उसके कारण जो फोर्स लगेगा, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इनटू जी जो कांस्टेंट है, और हम लोग का जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको तो हम लोग 1 लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है उसको लेंगे, क्योंकि जो हम लोग हाइट फेंक रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा कम है ना अर्थ के रेडियस के हिसाब से। तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने सुना होगा 9.8 ये मीटर पर सेकेंड हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है वो 9.8 न्यूटन ही लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मास को 1 ले लिए हैं। एक्चुअली आपको कैलकुलेशन करने पे 9.8 ही आएगा, इसका अलग से जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर, इस लेक्चर के लेटर ऑन पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग देखें कि ये कितना फोर्स लगता है जो अर्थ का ग्रेविटी के द्वारा लगाया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग अर्थ के बाहर फेंकते हैं उसको हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये हमें कैसे पता चलता है कि अर्थ के पास, अर्थ से अगर हम लोग दूर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हम लोग पता चला। पहले तो गैलीलियो सर ने हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम लोग वैक्यूम ले लेते हैं, जहां पे बिल्कुल हवा नहीं है वहां पे हम लोग वैक्यूम बोलते हैं, तो वैक्यूम ले लेते हैं और एक पंख ले लेते हैं, ठीक है, एक पंख ले लेते हैं और एक बॉल ले लेते हैं, उसको ड्रॉप किया जाता है कुछ हाइट से, उसको ड्रॉप किया जाता है जमीन के ऊपर। तो जितना टाइम एक हैवी बॉल ऊपर से नीचे आने में लगाता है उतना ही टाइम एक फेदर नीचे आने में लगाता है। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रैंक टॉक है, बिल्कुल सच है कि जितना समय ये लगाता है और जितना समय ये लगाता है दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहला चीज तो ये, यहाँ पे एयर एब्सेंट है। एयर एब्सेंट होने के कारण इसके ऊपर एयर के द्वारा लगाया गया फोर्स कुछ नहीं है। यहाँ इस पे जो एयर फोर्स लगाता है और इस पे जो एयर फोर्स लगाता है दोनों में एयर का इफेक्ट अलग अलग होता है, इसमें ज्यादा होता है इसमें कम होता है, जिसके कारण से ये तो देर से गिरता है लेकिन ये जल्दी से गिर जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे तो हम लोग एयर को पहले ही हटा दिए। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि अर्थ का जो ये ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये तो कांस्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को ले लेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट है। उन्होंने देखा दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, और उनका वेलोसिटी धीरे 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 करके बढ़ रहा है। तो जरूर से जरूर ऐसा हुआ होगा कि उन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन हो रहा होगा। ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसमें एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब वो जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो जाहिर सी बात है कोई फोर्स लगाया जा रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके कारण से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को पता चला कि ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रहता है वो नीचे अगर फ्रीली फॉल करता है, ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोगों ने आपको बता दिया है कि फोर्स जहां भी रहेगा वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाता है उसके कारण से एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होना ही है। ठीक है, तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के वैल्यू के बराबर होता है। तो एक्चुअल में जो ये वैल्यू आया हमारे पास, ये सरफेस का वैल्यू है। अगर हम लोग सरफेस पे देखेंगे, किसी भी सरफेस पे अगर हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का फोर्स क्या है, तब हम लोग को 9.8 मीटर पर सेकंड मिलता है। अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो ये चीज फिक्स नहीं रहने जा रहा है, ये घटेगा। ये मैक्सिमम रहता है सरफेस ऑफ द अर्थ से, अर्थ पे। इससे अगर हम लोग ऊपर भी जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा, नीचे भी जाएंगे तो जी का वैल्यू घटने ही जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग का जो इक्वेटर पे जी का वैल्यू रहता है वो पोल से हल्का कम रहता है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, जो हम लोग का इक्वेटर पे वैल्यू रहता है जी का, वो पोल से कम रहता है। रिलेशनशिप बिटवीन जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें कुछ नहीं करने, बेसिक ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम लोग जो एक्सप्रेशन पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। G इज इक्वल टू एफ m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है हमारा, ये एक्सप्रेशन आ गया हम लोग का जो फोर्स लगाया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे एक फोर्स तो हमारा हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, जिसको हम कैपिटल एम लिख लेते हैं। दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये बिल्कुल सही है, तो अब ये जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही चीज मैंने लिखा है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोर्स को। हम लोग पहले, अगर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये मास होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसपे फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक रहे वही बॉडी तो एक्सेलरेट करने जा रहा है ना, वही ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने जा रहा है, इसलिए हम लोग उसी के मास को कंसीडरेशन में ले रहे हैं। ये एक्सेलरेशन हो गया, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, जिससे हम लोग का बॉडी, जिस वैल्यू से हम लोग का बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, या फिर उसका वेलोसिटी पर यूनिट टाइम उस वैल्यू से चेंज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली जो मैंने दोनों बातें कही वो सेम होने जा रही है। जो भी हम लोग का एक्सेलरेशन अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स के द्वारा हो रहा है, वो तो जी ही है ना। बस अभी आप इतना समझिए, इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा। तो हम लोग जान पाए कि हम लोग का एक मास तो मास ऑफ द अर्थ होने जा रहा है, दूसरा मास तो ये जो ऑब्जेक्ट का मास है वो होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इधर लेके जाते हैं, मतलब कि इसको अगर हम लोग डिवाइड इधर ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में ऊपर m है, नीचे m है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से g का जो वैल्यू होगा वो जी m बाई आर स्क्वायर हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी, कैपिटल जी के साथ रिलेशन मिल गया है, वो हम लोग रिमेंबर कर लेंगे। इसका डेरिवेशन शायद एग्जाम में पूछ भी ले। अगर आप लोगों का सवाल आ रहा होगा कि आपने भैया पहले लेक्चर में बताया, पहले मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया कि दो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग रखते हैं तो जो फोर्स इधर लगता है वही फोर्स इधर भी लगता है। ठीक है, तो जो फोर्स इधर से द्वारा लगाया जाता है वही फोर्स इधर के द्वारा भी लगाया जाता है। तो आखिरकार ये ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव करता इन केस ऑफ अर्थ। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अर्थ से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिए। ठीक है, अर्थ से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिए, तो हम लोग देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ही नीचे आता है, चाहे ऑब्जेक्ट ही दूर जाता है। ठीक है, जो भी हो रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे ही हो रहा है। ऐसा क्यों भाई, अर्थ पे क्यों नहीं हो रहा, अर्थ क्यों नहीं चला जा रहा ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था इनर्शिया, स्टार्टिंग में नहीं मतलब सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था इनर्शिया। तो इसका जो इनर्शिया है, अर्थ मास ऑफ अर्थ है वो ज्यादा है, मास ऑफ अर्थ ज्यादा है, इसके कारण इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके इनर्शिया के ज्यादा होने के कारण ये बोलता है नहीं भाई मैं तो यहीं डटा हुआ रहूंगा, मेरा इनर्शिया ज्यादा है, मैं रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहूंगा, मेरा इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो बोलेगा कि मैं तो हल्का हूं भाई, मुझे जहां ले जाओगे मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा इनर्शिया तो कम है, मेरा मास कम है, इसलिए मेरा इनर्शिया भी कम है। ठीक है, इसी कारण से ये मास धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। धीरे धीरे क्या, जो भी उसका वेलोसिटी रहता है, जो भी उसका एक्सेलरेशन रहता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आते जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशंस की तो हम लोग के पास फिर से हमारे छोटे से जिंदगी में फिर से आ गया है ये तबाही भरा नाम,
जिससे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपने किए होंगे, मैंने तो करवाया नहीं अभी तक। तो चलिए देखते हैं आगे मैं कब उसको लेकर के आता हूं। अभी फिलहाल हम लोग जानने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपने टॉपिक का नाम सुन लिया है, लिख लीजिएगा, उतना मैं क्या बोर्ड पे लिखता रहूं। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को देख करके। ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैंने ऊपर फेंका। जब ऊपर फेंका तो ये धीरे 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 जाके रुक गया। ठीक है, ऊपर जाके रुका मतलब उसको कोई नीचे से टान रहा होगा तब ना भाई। कोई मोशन में है, किसी भी चीज कोई मोशन में है, उसको रोकना है तो फोर्स तो लगाना जरूरी है। फोर्स लगा रहा है ये अर्थ, अर्थ फोर्स लगा रहा है यानी कि एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सलरेशन किसके किधर प्रोड्यूस करेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट एस की ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको फोर्स नीचे टान रहा है, तो ये बोल रहा है कि एक्सलरेशन तो आपका भाई नीचे ही होगा। ठीक है, तो एक्सलरेशन जो होगा वो तो जी ही होगा, लेकिन क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे। दूसरा चीज अगर हम लोग देखेंगे कि अगर वो वही ऑब्जेक्ट फिर वापस ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि जी धीरे 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 करके ऊपर तो जाएगा, रुकेगा ना भाई। पहले क्या होगा, ये ऊपर गया, ऊपर में फिर गया कुछ सेकंड के लिए, ऊपर जाके पहले वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, पहले यहाँ कुछ वेलोसिटी से हमने फेंका, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर थोड़ा रुका, फिर थोड़ा रुका मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 2-3 घंटा रुका, चाय पानी पी लिया फिर नीचे आया, ऐसा नहीं। तुरंत गया, थोड़ा सा वेलोसिटी जीरो हुआ एक पॉइंट पे, उसके बाद वो नीचे आने लगा। तो ऐसा क्या, वो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और वो बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर है, जी के बराबर में ही है। ठीक है, वो जो एक्सलरेशन है वो जी के बराबर है। यहाँ पे क्योंकि फोर्स नीचे है, हम लोग का बॉडी नीचे मूव कर रहा है, एक्सलरेशन भी नीचे के तरफ ही होगा, और एक्सलरेशन एज की नीचे के तरफ है, इसीलिए हम लोग का यहाँ जी का वैल्यू पॉजिटिव ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसी तरह से लिखने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे, तो जब हमने बात किया कि ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ऊपर फेंकेंगे तो हम लोग क्या क्या इक्वेशन लिखेंगे। S इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, AT तो एक्सलरेशन यहाँ पे हम लोग का G है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए GT। ठीक है, तो V इज इक्वल टू U प्लस GT, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। हम लोग किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बॉल को ऊपर की तरफ फेंके हैं। ऊपर की तरफ जब हम लोग बॉल को फेंकेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि जी का वैल्यू माइनस जी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस जी लिखेंगे। S इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं जिसमें जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है ना, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, तो ये s एक्चुअली जो हाइट हम लोग अटेंड कर रहे हैं, ऊपर जाते टाइम जो हाइट अटेंड कर रहे हैं वो s है, वो s है। ऐसा जरूरी नहीं कि जितना भी एकदम फाइनली जो रीच कर जा रहे हैं उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, जितना भी जिस टाइम पे हम लोग जो हाइट रीच कर रहा है। ठीक है, हम लोग फेंके तो यहां से हम लोग अगर इसको फेंकेंगे, कुछ समय बाद यहाँ पहुंचा, कुछ समय बाद यहाँ पहुंचा, तो हर एक टाइम पे इसका कुछ तो हाइट होगा ना, तो वही हाइट है s, और टाइम हम लोग का t रिप्रेजेंट कर रहा है। u v तो जानते हैं, u से इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने दूसरे केस के बारे में। दूसरा केस में थोड़ा सा भाई कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक टावर पे चढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कुतुब मीनार पे चढ़ गए, ये हमारा कुतुब मीनार आ गया दिल्ली से हमारे क्लासरूम में। तो हम लोग यहाँ से हम लोग छोड़ देते हैं बॉल को। इनिशियली हम लोग बॉल को जब भी छोड़ते हैं, मैंने आपको बता रखा है, इनिशियली जब हम लोग बॉल को छोड़ते हैं तो वो रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे होता है मतलब रुका हुआ रहता है। यहाँ पे अगर ये बॉल रुका हुआ रहा तो ये नीचे गिरेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब हम लोग क्या क्या लिखेंगे,
v इज इक्वल टू यू तो जीरो हो गया ना, नीचे के तरफ बॉल जा रहा है, नीचे के तरफ फोर्स लग रहा है, तो एक्स जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। मैंने आपको क्या बताया, नीचे के तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे के तरफ बॉल जा रहा है, ठीक है। तो एक्सलरेशन का जो वैल्यू है वो तो जी है, लेकिन जी वो भी पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, ठीक है। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस हो जाएगा। ये सब हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अब तीसरे केस के बारे में बात करते हैं। आप पॉज करके तो नोट कर ही लेते होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले केस के बारे में। अगला केस जो हमारा होने जा रहा है एक्चुअली वो क्या है कि हम लोग एक अर्थ को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको जो फेंके वापस भी तो आएगा ना भाई, वापस आएगा तो अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर से मान लीजिए हमने इसे कुछ वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, ये ले इस तरह से अगर हम लोग इस तरह से फेंकेंगे तो इसको तो कुछ वेलोसिटी दे रहा है ना, लेकिन जब हम लोग इसको सिंपली ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो वेलोसिटी है ऐसे नॉर्मल छोड़ने का जो वेलोसिटी है वो तो जीरो होगा, लेकिन इसको हम लोग कुछ फोर्स लगा के ऐसे फेंक रहे हैं, इसमें कुछ वेलोसिटी एक्वायर होगा, उसके बाद ही नीचे जाएगा। तो हम लोग मान लीजिए इसको कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे फेंके, तो अब इसको वेलोसिटी के साथ नीचे फेंकेंगे तब हम लोग का इक्वेशन क्या क्या आने जा रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। ये नॉर्मल जैसे एक्सप्रेस हम लोग पढ़ते थे उसी तरह के होंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, ठीक है ना। तो ये सब हमारे आ जाएंगे इक्वेशंस। अब हम लोग कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि इन्हीं फॉर्मूला से डिराइव हुए हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम क्या होगा, पूरी जर्नी के लिए मैक्सिमम हाइट क्या पहुंचेगा। तो अब हम लोग ये भी देख लेते हैं, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ से फेंकें, ठीक है, ऑब्जेक्ट को किसी को यहाँ से फेंकें तो ये कुछ हाइट तक जाएगा ना, मैक्सिमम कुछ तो हाइट अप्रोच करेगा एच मैक्स, ठीक है। तो कुछ मैक्सिमम हाइट जो अप्रोच करेगा उसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो बताता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसलिए 2as नहीं होकर के -2as हो जाएगा। इस v स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉल जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। यहाँ पे बॉल जाके रुकेगा, उसके बाद ना नीचे आएगा तो रुकेगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक केस को डिस्कस कर रहे हैं ना, ऊपर जाने का, तो फाइनली वेलोसिटी जीरो हो रहा है, वहां जाके रुक रहा है, तो यहाँ हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2as, ठीक है। ए एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जी को बता रहे हैं, मैं बार बार ए लिख दे रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। यू स्क्वायर को हम लोग इस साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs, ठीक है। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट जो कि s है। अब इस s को हम लोग इसी साइड रहने देंगे, 2g को इस नीचे ले आएंगे, तो u स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू s हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम हाइट के लिए। हम लोग का जो मैक्सिमम हाइट अप्रोच करेगा ये बॉल, वो हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम टेकन, जो टोटल टाइम लग रहा है ऊपर जाने में, ऊपर से फिर नीचे आने में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम लोग यहाँ इस साइड में लिख लेते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू s, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, इसको जरूर आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो यू स्क्वायर बाई 2g हमने लिख लिया है फॉर्मूला। तो हम लोग दूसरे चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मैक्सिमम हाइट हम लोग का अप्रोच करेगा, ठीक है, जो मैक्सिमम। तो इसका जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया, इसका डेरिवेशन आप लोग के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको अगर फॉर्मूला ही याद रखते तो बहुत इनफ है, बहुत ज्यादा ही काफी है। आपको एग्जाम में भी इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको बस बता दिया, ठीक है। अब हम लोग टाइम के बारे में जानना चाहेंगे। टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इसको नहीं लगा करके पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस
80, ठीक है GT। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर जा रहे हैं, इसको ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर भेजा, इसीलिए यहाँ G प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ G माइनस हो जाएगा। अब ये तो G माइनस हो गया S का। अब हम लोग V जो होता है, V क्या होता है, हम लोग का फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, U माइनस GT, ठीक है। U0, ये फाइनल वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू U माइनस GT हो गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग का 0 है, इज इक्वल टू U माइनस GT। तो ये U को हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस U हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस GT। अब इस माइनस और इस माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो U बाई जी इज इक्वल टू T हम लोग का आ गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब अगर आपको G दिखता है तो इसको माइनस G करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो यहाँ साइन माइनस G पहले ही ले लिया है। अब आपको बस आएगा, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू को फॉर्मूला में लगाना है और आ जाएगा आपका आंसर। साइन को आपको ध्यान नहीं देना है कि साइन माइनस होगा प्लस होगा, उस झंझट झमेले को छोड़ दीजिए। अब अगर आप बात करिएगा कि ये ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ऊपर रुक नहीं ना जाएगा, यम भगवान उसको पकड़ तो नहीं लेंगे, साथ नहीं ले जाएंगे, वहां पे रुकेगा, फिर नीचे भी तो आना है ना उसको। तो नीचे आएंगे तो ऐसा क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, ऊपर जाने में जो टाइम लगा नीचे आने में भी वही टाइम लगेगा। यानी कि ये टाइम हमने किसके लिए कैलकुलेट किया, ऊपर जाने के लिए, बॉल वापस नीचे भी आएगा, ठीक है। तो ये जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, इसीलिए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। तो U बाई जी प्लस U बाई जी इज इक्वल टू 2U बाई जी। तो ये जो ऊपर जाया, पहले ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, इस पूरे जर्नी में जो टाइम लगाया वो हो जाएगा 2U बाई जी, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने जो अभी तक जो भी बताया है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत स्पीड में बोलता हूं, इसीलिए आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इंटू 2 के स्पीड में इसको देखने की आवश्यकता पड़ती होगी। अगर धीरे लगता है तो कोई बात नहीं, आप वो भी कमेंट में हमें बताइए। अगर आपको तेज लगता है हमारा वीडियो तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मास और, चलिए टॉपिक पुराना मिटा देते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन के अंदर ही हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं इसीलिए वो तो रहेगा ही। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास एंड वेट। तो हमारे यूनिवर्स में हम लोग जानते हैं जितना भी चीज मैटर है, मैटर मास कंटेन करता है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, सब्सटेंस इन अ मैटर, उसको हम लोग मास कहते हैं, ठीक है। किसी भी मैटर के अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको हम लोग मास कहते हैं, ठीक है। ये जो मास होता है वो चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, मैक्सिमम टाइम फिक्स होता है, बस एक टाइम वो वेरी करता है। वो वेरी क्यों करता है, क्योंकि उसका स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के जितना हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट बोलता है कि तुमने अपना स्पीड मेरे जितना कर लिया है, इसीलिए अब आपको हमें कुछ मास देना पड़ेगा। अब वो मास का जो वैल्यू होता है मैंने आपको पहले ही लिख के पहले के लेक्चर्स में बताया है, वो आपके लिस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो मास होता है मैटर है, मैटर के अंदर जो भी मास कंटेंट होता है, जो भी सब्सटेंस कंटेंट होता है उसको हम लोग मास कहते हैं, ठीक है। अब मास तो हम लोग पता चल गया, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी मैंने आपको बता रखा है पहले के कुछ लेक्चर्स में शायद बताया होगा, नहीं बताया तो अभी जान लीजिए कि मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग उसको देखेंगे, वेट को देखेंगे। अगर हम लोग उसके वजन को देखेंगे तो उसका वजन और मास के अंदर क्या अंतर होता है। हम लोग बोलते हैं कि 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का है। तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग उसको किससे मेजर करते हैं, वो बीम बैलेंस से मेजर होता है। बीम बैलेंस से जो भी चीज मेजर होता है, ठीक है। मैं आपको उसका भी कंसेप्ट समझा देता हूं। हम लोग का बीम बैलेंस कुछ सपोज कीजिए इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, यहां पर जो सामान रखा है, यहां पर जो सामान रखा है, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों का मास बराबर होगा, और दोनों का मास बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली वेट भी बराबर होगा। ये मैं कैसे होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर इसको देखिएगा, इस पे अगर हम लोग देखेंगे, इस पे जो जी का वैल्यू एक्ट कर रहा है, इस पे जो जी का वैल्यू एक्ट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का जी का वैल्यू सेम है, ठीक है। दोनों का जी का वैल्यू सेम है,
और दोनों का मास भी सेम है, 2 किलो ये भी 2 किलो ये भी, ठीक है। इसीलिए हम लोग मास को जो मेजर करते हैं वो बीम बैलेंस से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि वेट क्या होता है। वेट एक्चुअली कुछ नहीं होता है, लेकिन वो फोर्स जो अर्थ लगाता है उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग वेट करते हैं। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, इस पे एक फोर्स लगाया जाता है अर्थ के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं mg, ठीक है। अब वो mg कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम लोग g का वैल्यू, अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, जो फोर्स अर्थ लगाता होगा ना कोई फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका हम लोग अगर वैल्यू देखते हैं, ठीक है, वैल्यू अगर हम लोग चेक करते हैं तो वो होता है Gm1m2/r²। ये r होता है अर्थ का रेडियस, ये मास, इसको हम लोग g हम लोग बोल सकते हैं। अगर आपने पहले कुछ वीडियो को अगर पहले करिएगा थोड़ा सा, या फिर नोट्स बनाया, नोट्स में देखिएगा, हमने Gm/r² को स्मॉल g लिखा था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो हम अब इसको मिटा करके g कर देते हैं, तो mg, ठीक है। तो ये जो mg हमारा आ रहा है, यही हो गया फोर्स, ठीक है। जो हम लोग का फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ फोर्स लग रहा है तो इसका मेजर क्या होगा, mg, ठीक है। mg फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। और इसी mg को हम लोग क्या कहते हैं, वेट, ठीक है। इसी mg को हम लोग कहते हैं वेट। अब उम्मीद है कि पूरा आपको बात क्लियर हुआ होगा। कोई भी फोर्स जो लगता है अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर, उसी को हम लोग वेट कहते हैं। उसका जो वेट का वैल्यू होता है वो mg होता है। कैसे होता है मैंने अभी आपको बता दिया। Gm1m2/r², ये होता है वेट ऑफ, ये जो फोर्स लगाया जाता है अर्थ के द्वारा। Gm/r², m मास ऑफ अर्थ और r² होता है रेडियस, ठीक है। Gm/r², इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो में, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो हमारा वैल्यू आता है फोर्स का वो होता है mg, ठीक है। तो हम लोग वेट और मास के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, वेट एज की वो फोर्स है, वेट तो फोर्स ही है ना, तो इसको हम लोग न्यूटन के यूनिट से बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्स का जितना भी यूनिट होता है न्यूटन होता है, वेट भी फोर्स है, तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो हमें मिल गया है, नहीं मतलब ऐसा यूनिट मिल गया है। अब हम लोग उसका ग्रेविटेशनल यूनिट जान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटी होता है उसका पूरा तरीके से यूनिट सेम नहीं होता है, हर जगह जी का वैल्यू सेम नहीं होता है, कहीं कहीं पे वेरी करता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए सब जगह पे इक्वलाइजेशन करने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट का, चलिए ग्रेविटेशनल लिखा ही हुआ है, मैं खाली यूनिट लिख देता हूँ। ग्रेविटेशनल यूनिट का आविष्कार किया, ग्रेविटेशनल यूनिट का खोज किया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट आखिरकार होता क्या है। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को देखते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए इसका मास 1 kg है, ठीक है। तो इसका अगर मास 1 kg है तो इसका जो वेट हो जाएगा 1 kgf हो जाएगा। इसका बेसिकली जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 kg का अगर मास है तो उसका जो ग्रेविटेशनल यूनिट में यूनिट हो जाता है वो किलोग्राम फोर्स होता है। अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 1 ग्राम फोर्स, ग्राम इसका अगर यूनिट है, मतलब इसका मास अगर ब्लॉक का 1 ग्राम है तो ये जो उसका वेट होता है वो 1 ग्राम फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 ग्राम फोर्स या फिर 1 केजी ग्राम फोर्स, ये किलोग्राम फोर्स, इसका वैल्यू क्या होता है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं, अगर आप लोग समझे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा है कि 1 kg अगर इस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, 1 kg इस ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो 1 kgf कर देंगे अगर, तो ये इसका वेट बन जाएगा, ठीक है। 1 kg अगर इसका मास है तो इसमें हम लोग खाली f मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वेट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको पता करना है कि 1 kgf का वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको फोर्स को हटाएंगे। हमको क्या मास का वैल्यू मिल गया, हमें मास का वैल्यू मिल गया ना। अब इस मास के वैल्यू को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है 9.8 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। और 1 gf यानी कि 1 ग्राम फोर्स, 1 gf इज इक्वल टू
960 डाइन होता है, ठीक है, सॉरी 980 डाइन होता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। 1 ग्राम फोर्स के बारे में हम देखेंगे। तो 1 ग्राम फोर्स एक्चुअल में होता क्या है? ग्राम सीजीएस यूनिट होता है। अब ग्राम के आगे से अगर हम लोग फोर्स को हटा देंगे तो ये 1 ग्राम मास हो जाएगा। मास में अगर हम लोग ऐसा ही हम लोग अगर उसका ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 980 डाइन ये हम लोग को वैल्यू मिल जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग यूनिट ले रहे हैं, ये 9.8 ले रहे हैं, ये 9.8 और कुछ नहीं है बल्कि हम लोग जी लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं कहीं पे जी का वैल्यू 9.8 नहीं लिख करके 10 लिखते हैं। तो उस केस में 1 GF इज इक्वल टू 100 न्यूटन और 1 GF इज इक्वल टू 1000 डाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। अब ये लेक्चर का बेसिकली एंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब लोग 1 kgf इज इक्वल टू 9 ये जान चुके हैं रिलेशन। अब हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, बस 1 kgf और 1 gf का जो यूनिट ये होता है, वैल्यू डेफिनेशन होता है, वो क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ओरली बता देता हूं, पेन का इंक खत्म हो गया है इसीलिए मैं आपको ओरली बता देता हूं। एक ऑब्जेक्ट को लीजिए जो 1 kg का है, 1 kg का ऑब्जेक्ट को लीजिए, ठीक है ना। उस 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स लगाया जा रहा है, जो भी फोर्स लगाया जा रहा है उसी को हम लोग कहते हैं 1 kgf। अर्थ के द्वारा 1 kg ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम लोग 1 kgf बोलते हैं। और 1 ग्राम की ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग लेते हैं, उस पे जितना फोर्स लगता है, 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उस पे अर्थ के द्वारा जितना फोर्स लगता है उसको कहते हैं 1 ग्राम फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को लीजिए, उसके आगे F लगा दीजिएगा तो वो आपका ग्रेविटेशनल यूनिट में आपका वेट मिल जाएगा। ये बस एक ट्रिक है, ये मतलब ऑफिशियली कोई नहीं बोला है, ये बस ट्रिक है, आप याद कर रखने के लिए रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 9.8 न्यूटन ही हो, 1 kgf का वैल्यू 10 भी हो सकता है, लेकिन उस केस में हम लोग को दिया हुआ रहना चाहिए कि जो 10 है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है उसको अगर हम लोग उसके ग्रेविटेशनल यूनिट में जो फोर्स दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट में हम लोगों को उसका वैल्यू मिल जाएगा, मतलब उसका जो फोर्स का वैल्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास 5 kgf दिया हुआ है, ठीक है ना, 5 kgf को भी अगर हम लोग 9.8 या फिर 10 दिया हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास 50 न्यूटन आ जाएगा, जो कि हमारे पास वैल्यू है एसआई यूनिट में फोर्स कितना लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये दोनों मास है ना, ये दोनों वेट है, ठीक है, सॉरी ये दोनों ही वेट है, बस इसमें ये हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया हुआ है, ये एसआई यूनिट में है, ठीक है ना। ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट का फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट का फोर्स में क्या करते हैं हम लोग, मास का जो वैल्यू रहता है उसके आगे बस एफ लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके आगे बस एफ हटा देंगे तो ये 5 kg हो जा रहा है। 5 kg में अगर हम लोग एज यूजुअल 5 kgf को अगर हटा देते, ठीक है ना, ये हो गया मास, 5 kg मास हो गया, 10 हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg होता है हम लोग का वेट, mg वेट होता है, मास 5 kg इंटू 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब ये इसी में kg में खाली हम f जोड़ देंगे तो ये kgf हो जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक चीज था जो मैं आपको बताना चाहता था। ये पूरा लेक्चर इसी के साथ खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया होगा, तो लाइक बटन को जरूर से जरूर प्रेस करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगला चैप्टर में कौन सा शुरू करना चाहिए।